किसी भी एक्सप्लोजर के पास कोई जाता है, कोई बात नहीं बताएगा, तुम्हारा राहु खराब है, तुम्हारा ये खराब है और ये 1.25 लाख जाप मुझसे करा लीजिए। वो ज्योतिष नहीं है, वो बकवास है, ये तो दुकानदारी है। और लास्ट में यही टिकेगा। ये जितनी चीजें आई हैं ये धीरे 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 हटती चली जाएंगी। अकबर है ना, बीरबल तो बहुत बुद्धिमान था परंतु राजा नहीं बन पाया, सब बकवास। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ भाग्य। पहले भगवान जी के पास सारे मुनीम होते थे, अब भगवान जी के पास जो है सीए हैं, लैपटॉप लेके बैठे हैं, खटका दबाते हैं, अरे इसने ये कर्म किया, इसको भेजो। यूट्यूब ने तो सबका ही बेड़ा गर्क कर दिया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो तब है जब बच्चे 10 साल आई लव यू करते हैं और शादी के 1 साल बाद तलाक हो जाता है। तलाक मत पूछो भाई साहब, बस पूछो ही मत। सबसे बड़ा विषय तो ये है कि वो मंगली थे प्रभु श्री राम। बड़े बड़े धुरंधर चले गए हमारे देश के, शादी नहीं हुई क्योंकि योग नहीं था। आज पढ़े लिखे बच्चे मैकडोनल्ड में पोछा लगा तो रहे, तो प्रधानमंत्री बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रणाम आचार्य जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बस बैठिए। जैसे आप सबकी कुंडली तो देखते ही हैं जी। तो कभी आपने अपनी कुंडली वगैरह देखी है? दरअसल मैं एक छोटे से गांव देहात से जन्म हुआ जी और उस समय ना काफी बच्चे होते थे जी 8-10 बच्चे नॉर्मल था। तो उस समय उससे उतनी लिखाई पढ़ाई नहीं होती थी, बच्चा भी गांव में घर में ही होता था। आजकल तो एक सेकंड का पता होता है कि कै बजे हुआ, क्योंकि हॉस्पिटल में बच्चे होते हैं। हाँ जी। तो वो व्यवस्था पहले उतनी मजबूत नहीं थी, तो इसलिए पत्रिका का तो नहीं पता। तो डेट ऑफ बर्थ से? हाँ, डेट ऑफ बर्थ से एक अंदाज निकलता है जी। वैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे नियम रूल हैं कि बिना तारीख, बिना समय, बिना वार भी आपके विषय में काफी हद तक बताया जा सकता, ऐसा है। जी 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 जी। तो जो ये आजकल पामिस्ट्री हो गया या कुंडली देखते हैं और कोई फेस रीडिंग करता है, कोई टैरो कार्ड से करता है, तो इनमें से एक्यूरेट कौन सी चीज है जो सही बताती है? तो ज्योतिष ही मेन, एक घंटे का रिजल्ट निकल सकता है वैदिक ज्योतिष का। वैदिक ज्योतिष माँ है, बाकी ये सारे बच्चे हैं। टैरो, ये अंक, ये और जितनी भी विद्याएं अभी हमारे देश में आई हैं, ये मानव खोपड़ी का कमाल है। बाकी वैदिक ज्योतिष जो है वो ईश्वर ने जो रचा है 9 ग्रहों के आधार पे, वही मेन हेड है और उसी के आधार पे सारे ज्योतिष बने हैं। इससे पहले कोई ज्योतिष नहीं था। तो जो वैदिक ज्योतिष है ये क्या है वैसे? देखिए, ये 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र का खेल है। इसका जो बनाया गया मैथ, अध्ययन जिसे कहते हैं, ये भृगु भगवान ने लिखा हुआ है। भृगु संहिता जो होती है बुक, आजकल बहुत कम लोग उसको यूज कर पाते हैं क्योंकि वो कठिन भाषा है, वो कठिन मैथ है, उसको समझना ही बहुत लोगों के तो समझ से बाहर हो जाएगी। फिर भी ये शुरुआत वही से है जो आप मेरे से पूछना चाह रहे थे। अच्छा जी। तो मतलब शास्त्रों में लिखा हुआ है? हाँ, 101%। बड़े बड़े ग्रंथ ऋषि मुनि तपस्या करके लिख गए। अब हमारे लिए तो बहुत इजी हो गया ना, आजकल मोबाइल या लैपटॉप पे हम डालते हैं, वो पूरा चीज निकल के आ जाती है। उन्होंने कितना मेहनत की होगी, उस समय कुछ नहीं था, केवल एक लकड़ी का खुट्टा गाड़ देते थे और सूर्य की रोशनी जहां गई उसके आधार पे वो उसकी गणना करने लगे। देखिए कितना जबरदस्त मैथ है। मैं बताता हूँ एक छोटी सी बात। हनुमान चालीसा में आज से हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने तपस्या करके इस बात को अध्ययन में पा लिया था कि पृथ्वी से सूर्य की इतनी दूरी है। उस समय कुछ नहीं था। और ये ग्रहण के विषय में जैसे हम लोग बोल देते हैं आज ये घटना घटी, आज ये घटना घटी, ये आज से हजारों साल पहले पंचांगों में लिखी हुई है। एक एक चीज लिखी हुई है। हमारे मुनि, तपस्वी, संत, महात्मा जो भी इस लाइन फील्ड में रहा है, उसकी कितनी कठोर मेहनत है जिसका आज हमारा देश, हम लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि आजकल ऐसी फोनों में देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। जी जी। तो जो जैसे कि सारे एआई से ही निकालते हैं जी, तो ये कितना फर्क, क्या डिफरेंस है इनमें कि एआई वाली कितनी सही है? क्या ये आने वाले टाइम में ज्योतिष से ऊपर चली जाएगी? कितना करेक्ट बता? पहले मैं उदाहरण के तौर पे एक चीज सिखाता हूँ, समझाता हूँ सभी को। जी। हम लोग किसी भी चीज को ऐड पढ़ते हैं, ये फलानी चीज खा के हम ठीक हो जाएंगे, ये चीज खाने से हमारा शरीर ठीक रहता है, ऐसा हम लोग सुनते रहते हैं ना, आयुर्वेद का फलाना ये XYZ। ये जो भी है वो एक मैथ है।
एक सॉफ्टवेयर मैथ भर दिया गया है, उसके आधार पे वो बता रहा है। जब रियल कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे हम लोग के सर में दर्द है, हमने एक मेडिसिन लेके खा ली मेडिकल से, वो नहीं है। अब ये सर दर्द ठीक ना हो तो हम किसके पास जाते हैं? उसके स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, MBBS के पास जाते हैं जी। तो लास्ट में ज्योतिष का पास आना पड़ेगा। ज्योतिष को जो करता है, जिसको ज्ञान है, अध्ययन है, उसके पास जाने के बाद उस समस्या रियल हल होती है और लास्ट में यही टिकेगा। ये जितनी चीजें आई हैं ये धीरे 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 हटती चली जाएंगी। तो ये AI वाली ज्योतिष से ज्यादा बेहतर? AI जो है ना वो भरी हुई बता रहा है। अच्छा, आप अपने मन की बात उससे नहीं कर सकते ना। हाँ, वो आपको जो बताया वो पढ़ लिया आपने, ये भी बात नहीं, वो पूरा मैथ नहीं है, पूरा दिन, यानी कि अनुभव। आप एक्सप्लोजर का मतलब क्या समझते हैं? किताब पढ़ने से नहीं आता, ये कुदरती एक गॉड गिफ्ट होता है। फिर अध्ययन के लिए, बेसिक अध्ययन के लिए उसने पढ़ लिया, उसके बाद वो अपने लाइफ का तजुर्बा, अगर तजुर्बा उसने नहीं अध्ययन किया, वो ज्योतिष नहीं है, वो बकवास है। तो इसलिए ज्योतिष के पास जाएं तो उससे पूछे कितने साल से आप ज्योतिष कर रहे हैं, उसका तजुर्बा। हम लोग कह देते हैं ना फलाना हॉस्पिटल में फलाना डॉक्टर है, हाँ, और हम उसको कहते हैं भाई उसके पास जाइए, उसका कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है कि भाई वहाँ इतने पेशेंट ठीक हो गए, इतनों का ये था, इतनों का ये था। तो हम लोग कहते हैं ऐसे ही ज्योतिष अनुभव है जी जी। तो आजकल जैसे रील्स पे हर दूसरा बंदा कुछ ना कुछ बता रहा होता है जी। कि ये से ये कर लीजिए, कोई कुछ कोई फेस रीडिंग के उससे बताता है, कोई न्यूमरोलॉजी से बताता है, कोई पाम रीडिंग से बताता है। तो हर दूसरा बंदा तो ज्योतिष बन के बैठा हुआ है, कैसे पता चले कौन असली है कौन नकली है? जी जी जी, अच्छे ज्योतिष की पहचान, बहुत बढ़िया सवाल किया। देखिए अच्छे की तो तब है जब आप वहाँ जाएंगे, बैठेंगे और अपनी कुंडली उसके सामने रख देंगे और आप कुछ भी ना बताएं, वो आपकी कुंडली की पहले डायलिसिस करें। इतने भाई थे, इतने बहन थे, ऐसे ऐसे घटनाक्रम चक्कर आपके साथ घटा। अगर उसके 60% 70% आपके सवालों का मैच हो रहा है तो इसका मतलब वो ज्ञानी आदमी है। फिर उससे भी बड़ी बात कब पैदा होती है? जब वो केवल अपनी कोई बात आपको ना बताए। आज देश के अंदर सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, किसी भी एक्सप्लोजर के पास कोई जाता है, वो बैठते के साथ कोई बात नहीं बताएगा, तुम्हारा राहु खराब है, तुम्हारा ये खराब है और ये 1.25 लाख जाप मुझसे करा लीजिए या ये दान कर दीजिए। दोस्तों ये ज्योतिष नहीं है, ये तो दुकानदारी है। अच्छा ज्योतिष वो है जो आपको एक तो आपके धर्म से ना भटकाए। जैसे हमारे पास कोई सरदार भाई आया और देश भर की रेमेडी हमने फलानी जगह की दे दी, उसे गुरुद्वारे के विषय में कोई सलाह नहीं दी। कोई मुस्लिम भाई आया, हमने अपनी कहानी सुनाई, अरे उसको, उसके फकीर हैं, मस्जिद के कुछ नियम रूल हैं, उससे पूछो कितनी नमाज पढ़ रहे हो, तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, भटक क्यों रहे हो? भटकने से बचो, आप अपने धर्म का पालन करो। ऐसे ही कोई जैन हमारे पास आया तो हमें जैन धर्म के मंदिर के विषय में उसको जानकारी देनी चाहिए, जैन समुदाय से संबंधित उसको नियम रूल कुछ बता करके उसको रेमेडी देना चाहिए। ऐसे ही हमारे वैदिक जो आते हैं हमारे पास, उसे गौशाला से जोड़ो, चिटियों से जोड़ो, पक्षियों से जोड़ो, वर्द आश्रम से जोड़ो, उसको उसके धर्म से जोड़ो, उसे बताओ भाई अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो कि नहीं, अपने पूर्वजों के तुम आदर कर रहे हो कि नहीं, उससे पेड़ लगवाओ, पीपल का, बड़ का, कुदरत की चीज कुदरत को तो दिलवाइए उसके हाथ से। अपनी कथा सुना दो, मेरा पन्ना पहन लो, मेरा पोखराज पहन लो, मेरे से जाप करा लो। ये ज्योतिष नहीं है, ये बिजनेस है, शुद्ध बिजनेस है और इस पे कुछ अच्छा नियम रूल बनना चाहिए। भटक रहे हैं लोग बहुत ज्यादा, यूट्यूब ने तो सबका ही बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों? किसी भी एक पंडित जी को बैठा दिया जी। अब वो इस यूट्यूबर को, एंकर को यही नहीं पता क्या कहते हैं करोड़पति बनने का उपाय बता दीजिए। हाँ। बातों में बन जाओगे क्या? वो खुद क्यों नहीं बन रहे हो जो खुद आया आपके पास इंटरव्यू देने? हाँ, वो यूट्यूब पे बोलते हैं ना कि कुछ वीडियोस मैंने भी देखी, हाथ पे ये नंबर लिख लीजिए, अरे भाई साहब बन जाएंगे। नंबर लिखने से अगर पति करोड़पति बने तो कहना क्या। एक दफा मैं निजी मैटर बता रहा हूँ, मैं रिक्शा से कहीं जा रहा था जी जी, तो मैंने रिक्शा वाले से कहा भाई साहब वहाँ चलो। हाँ। तो बोला 1 मिनट रुको। मैंने क्या कर रहे हो? एक हरा सा पेन लेके वो वहाँ 16 पता नहीं क्या लिख रहा था। हाँ। मैंने क्या कर रहे हो?
बोले मैंने सुना है यहाँ लिखने से 100 करोड़ का मालिक बन जाऊंगा। हाँ मैं कितने का बना? बोले भाई साहब 3 साबुन की बट्टी खर्च हो गई, इसको धोने में रोज धोना पड़ता है, कुछ नहीं होना। उसने मैंने टैटू कहा- करा लिया होगा ना हाँ। उस पे फिर वो। मैंने कहा मूर्ख, क्यों इस चक्कर में पड़ा? अपने धर्म का पालन कर, जिस धर्म से बिलोंग करते हो ईश्वर का नाम लेके घर से निकलो और पक्षियों को अनाज डालो। हिंदू धर्म से गाय को रोटी खिलाओ, अपने हिंदू धर्म से अपने मंदिर जाओ, मुसलमान अपने मस्जिद जाओ, उससे मांगो। ये लिखने से और ये करने से अगर कुछ होता तो कानून ऐसा बना दे कि एक दिन सबकी छुट्टी करा के सबके हाथ पे लिखवाई डालो। हाथ पे क्या, पूरे शरीर पे लिखवा दो, अगर कहीं से पैसा आ रहा हो तो। सब बकवास। तो जैसे कि आपने अभी बोला कि हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म और सिख धर्म, तो ज्योतिष हर धर्म में अब मानने लग गए सर। हाँ अब साइंस बहुत तरक्की कर गई है हाँ और हमारे मुस्लिम भाई भी इस बात को समझने लगे हैं कि कुछ है, कोई चीज है। अच्छा ऐसे ही सरदार भाई मानने लग गए। काफी हद तक फर्क पड़ा है। ये तो मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा कि वो अपने धर्म का पालन ना करें, अपने धर्म के प्रति वफादार हों। जी उनके नियम रूल हैं, वहां भी बहुत कुछ है। उसी एनर्जी को पाएं और अपने गुणों को बैलेंस करें। तो ये जो आपने बोला था कि अभी ये वाले जैसे कि वो क्या होता है नीलम पन्ना, हाँ, ये सारी जी। चीजें, इनसे कितना फर्क पड़ता है? 30 से 40% फर्क पड़ता है इनसे? तो इनसे कुछ लोग होते हैं कि ये वाला पहन लो इससे पैसा आ जाएगा, नहीं, वो वाला पहन लो इससे सेहत सही होगी, ये कितना सही है? पैसा किसी से भी नहीं आएगा, पैसा तो मेहनत से ही आता मेहनत है। से आएगा, आपके क्रम से आएगा। हाँ, तो इनसे फर्क पड़ता है लेकिन। इससे आपके ग्रह बैलेंस होते हैं। जी जो ग्रह बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहे हैं वो कलर हाँ यहाँ से चल के यहाँ आता है। अच्छा 40 से 45 दिन में किसी, जैसे नीलम पहना, हाँ तो उसको शनि को बैलेंस करने के लिए वो जो सूर्य की किरण उस पर पड़ेंगी और उसकी बॉडी को जो टच कर रहा है उसकी होरा एनर्जी यहाँ आती है। यहाँ आने के बाद वो बैलेंस होने लगता है, बस इससे आगे कुछ नहीं है। इससे आगे आपकी मेहनत है। आपकी मेहनत है, मेहनत ही है सब ले दे जी, करके जी, लास्ट जी। में। तो आचार्य जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे भाग्य है और कर्म है, दोनों में से क्या बड़ा है? जी जी, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। जी पहले तो मैं भाग्य के विषय में बताता हूँ। भाग्य को कैसे निर्धारित, कुंडली में, जन्म पत्रिका में भाग्य को कैसे समझा जाता है। जी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे हमारा इस जन्म का भाग्य लिखा जाता है। जी किसी को इस बात का, कई लोगों का दिमाग में होता है कि कर्म करके ही आदमी बड़ा बनता है। ये कब है? जब आपकी मेहनत 70% हो और 30% आपका भाग्य साथ दे रहा हो, तब वो बड़ा बनेगा। नहीं तो मेहनत तो फिर ईंट पत्थर दुनिया तोड़ ही रही है, क्यों नहीं वो बड़े आदमी बन जाते हैं। 30 साल से 40 साल से ईंट ढो रहे हैं, 400 रुपए 500 रुपए रोज में, अरबपति क्यों नहीं बन रहे? वो भाग्य, उसका पूर्व जन्म प्रारब्ध, वो प्रारब्ध काम कर रहा है हर बड़े आदमी के बनने के लिए। और 70% उसकी मेहनत होनी चाहिए, तो 30% भाग्य जोर मारता है तो वो आदमी कर जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आईएएस की परीक्षा सामान्य रूप से सभी बच्चे देते हैं। जी जो आधा नंबर से फेल हो गया वो उसका भाग्य ने काम नहीं किया, और जो आधा नंबर से पास किया वो उसका भाग्य, वहां पे लक उसको लेके गई है। और जो फेल हुआ है, मेरी गारंटी है उस पढ़ने पास होने वाले से ज्यादा मेहनती था पढ़ने में, और वो फेल होकर के फिर कईयों को आईएएस बना देता है, अपना इंस्टीट्यूट खोल लेता है। हाँ हाँ तो इसका मतलब भाग्य का अपना रोल है, कर्म का अपना रोल है। कर्म आप कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए फाइट कर रहे हैं। भाग्य ने साथ दिया तो वो चीज आपकी चल गई। अभी सभी लोग जैसे एंकर, सभी टीवी वाले, सभी बिजनेस वाले, सारी दुनिया समझदार है मेरी नजर में। आप एक साधारण रिक्शा वाले से 2 मिनट बात करो, वो ऐसी ज्ञान की बात बता जाएगा, आपको अरे बाप रे बाप, ये तो रिक्शा वाला था। फिर वो रिक्शा क्यों चला रहा है? जी वो उसका भाग्य है कि वो रिक्शा चला रहा है। कर्म, वो अपना रिक्शा के माध्यम से रोटी खा रहा है। तो कर्म का रोल अलग है, भाग्य का रोल अलग है। आप भाग्य को हमेशा पूजिए। इस सौरमंडल, भूमंडल, थलमंडल में जहां तक जिसकी भी नजर जाए, भाग्य काम करता है। भाग्य ही सर्वश्रेष्ठ है। मरने वाला गंगाराम, अपोलो या मैक्स या बड़े हॉस्पिटल में जाके मर जाता है, और ठीक होने वाला सरकारी हॉस्पिटल से भी ठीक होके घर आ जाता है। केवल वहां भाग्य का खेल है। मेहनत का अपना रोल है, भाग्य का अपना रोल है। तो भाग्य कर्म से बड़ा है अगर बहुत अध्ययन में देखा जाए तो। भाग्य का खेल अपना है, कर्म का अपना है।
बीरबल और अकबर की कहानी आपने सुनी? हम्म, अकबर अकबर है ना, बीरबल तो बहुत बुद्धिमान था, हाँ, परंतु राजा नहीं बन पाया। अकबर के भाग्य में राजयोग था तो वो राजा बना, वहां ज्ञान रखा रह गया उसका। तो ज्ञान का लेवल से भाग्य का कोई लेने नहीं, भाग्य अलग चीज होती है, तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। तो मतलब जैसे कि इस जन्म में किसी को कुछ मिल रहा है तो वो उसके पुनर्जन्म का हो गया। हाँ पुण्य। तो जैसे कि कुछ होता है, कोई गरीब घर में पैदा हुआ, हाँ जी, वो हमेशा गरीबी मतलब जी जी। रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे गरीब घर में पैदा हुआ, मेहनत बहुत कर रहा है, जी जी। तो मेहनत कहीं काम आई नहीं फिर उसकी, अगर पुराने जन्म में उसके। उसकी मेहनत कब तक काम आई कि हाँ। उसके प्रारब्ध का जो कर्म था मेहनत कराने का, वहां तक मेहनत की, और जैसे ही उसका कोई प्रारब्ध का पुण्य जागृत हुआ, वो जो पुण्य जागृत हुआ वो यहाँ उपयुक्त कर गया, वो बन गया। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, एक साधारण सा घर में जन्म हुआ। हाँ, जैसे वो बताते हैं, मेरी माताजी बर्तन साफ करती थी घरों में जाके, वो खुद बताते हैं कि भाई मैंने चाय बेची है प्लेटफार्म पे। हाँ, हाँ, तो वो जीवनी अगर उनकी मैं पढ़ूं तो ना तो उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए था ना प्रधानमंत्री, परंतु नहीं, वो प्रारब्ध का उतना वो कष्ट लिखवा के लाए थे। फिर उन्होंने किसी जन्म में, मानव जन्म ऐसे थोड़ी होता, मानव जन्म कई योनियों को पार करने से होता है, तो उसने किसी जन्म में कोई ऐसा कर्म, तप, तपस्या, पूजा, ऐसा दान किया कि आज प्रधानमंत्री जैसे पद पे वो विराजमान है। ये प्रारब्ध का पुण्य और प्रारब्ध के कर्म के आधार पे इस जन्म का लेखा लिखा जाता है। नहीं कहते हैं कि नहीं, इसी जन्म में जो करोगे उसका फल इसी जन्म में मिलेगा, तो मतलब फिर पुराने जन्म का इस जन्म में कैसे? देखिए, जो ये कहते हैं कि जन्म का फल इस जन्म में मिलेगा, हाँ। ये भी कुछ नहीं, घोर कलयुग है। पहले क्या था, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहले भगवान जी के पास सारे मुनीम होते थे, वो बही में लिखते थे, कोई बही दब गई। अब भगवान जी के पास जो है सीए हैं, लैपटॉप लेके बैठे हैं, खट दे खटका दबाते हैं, अरे इसने ये कर्म किया, इसको भेजो, इसको फटाफट इसकी क्लियर करो। अब समय चेंज हो गया, जैसे जैसे कलयुग आएगा, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, फास्ट गति से तपस्या का फल और फास्ट गति से हमारे कर्मों का फल हमें अब मिलेगा। अब वो पीछे चला गया। जो कहते थे कि अरे 100 साल तपस्या करने के बाद भगवान दिखाई देते थे, 1000 साल तपस्या करने के बाद भगवान के दर्शन होते थे। आज आप 5 मिनट जपिए ना, भगवान को स्मरण कीजिए, 1 लोटा जल चढ़ाइए शिव जी भगवान पे, 1 लोटा जल सब समस्या का हल, ऐसा लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ। तो आप बाबा 1 मिनट में खुश हो जाते हैं। तो मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, 2G 3G 4G 5G, आप कह रहे हो वैसे फल भी मिलता जाएगा। फल अब देरी नहीं है, अब समय गया पीछे, बहुत पीछे गया। तो जैसे मैरिज के ऊपर मैं आता हूँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे लव मैरिज हो गई, अरेंज मैरिज हो गई, तो लव मैरिज में कहते हैं कि कुंडली नहीं देखनी चाहिए। जी जी। तो ये सही है या गलत है? मतलब क्या चीज है इसमें, देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? मेरा बहुत अच्छा आपने विषय लिया है। आज युवा पीढ़ी बड़ी परेशान है, हाँ, क्योंकि हमारी टेबल पे अब 2 ही केस रह गए, एक तलाक का, हाँ, एक चेक बाउंस का। दूसरी कोई समस्या लेकिन नहीं आ रहा है। 100 शादी साल में होती है, उदाहरण देके पता चले 60 और 55 का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो तब है जब बच्चे 10 साल आई लव यू करते हैं, हाँ, और शादी के 1 साल बाद तलाक हो जाता है। वो 10 साल क्या देख रहे थे एक दूसरे में, मेरे को समझ में नहीं आता है। हाँ, क्योंकि आजकल डिवोर्स रेट भी बहुत ज्यादा बहुत जल्दी, फास्ट गति से। हाँ, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, मैं किसी से पूछा कि आप तलाक क्यों ले रहे हैं? आपका तो बहुत धूमधाम से शादी हुई थी, क्योंकि मैंने शादी अटेंड की थी, करोड़ों रुपए शादी में लगे थे। हाँ। अब ये बड़ी अजीब सी कहानी है कि पता नहीं माता पिता के संस्कार हैं, घर का माहौल है, क्या स्थिति हमारे देश के अंदर पैदा हो गई मुझे नहीं पता। उन्होंने जवाब दिया कि मेरे से ऊंची आवाज में बात करते हैं, इसलिए मैं तलाक ले रही हूं। कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का। ऊंची आवाज का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। घर में 4 आदमी रहे तो कोई बोल भी सकता है। हाँ, वही होता है जहाँ बर्तन ज्यादा खड़केंगे वाली बात है। बड़ा दुर्भाग्य है। मैं विषय कुछ और था, आपका सवाल कुछ और है, मैं जवाब कुछ और दे रहा हूँ। मैं विशेष बात बता देता हूँ तलाक के विषय में। हाँ, जन्म पत्रिका मिलाते समय किसी भी एक्सक्लोजर को
और किसी भी फैमिली को इस बात, आजकल एक तो बड़ा दुर्भाग्य क्या पैदा हो गया, मैं आपको एक विशेष बताता हूँ, कुंडली खुद ही मिलाने लग गए। हाँ। कईयों का हमारे पास फोन आता है, इतने गुण मिल रहे हैं, अब वो गुण तो उसमें दिखाई दे दिए, अब उन्हें ये नहीं पता कि कुंडली में जो चीजें देखनी होती है वो मैं कैसे देखूं। जैसे मैं बता देता हूं सभी को, किसी भी जातक का 7th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस पति पत्नी का होता है। लगन से 1 नंबर से 7 नंबर पे आओगे तो पति पत्नी का होता है। अगर वहां राहु बैठा है या उस 7th हाउस का लॉर्ड राहु के साथ संबंध बना रखा है, 80% तलाक हो जाता है। तो पहले तो नहीं था ये, अभी ज्यादा। पहले क्या था कि पहले लव मैरिज बहुत कम थी और पहले ना निभाया जाता था, संस्कार था, ज्वाइंट फैमिली थी। पहले क्या था, लड़की को पाजेब बिछिया पहन के रहने का नियम था, चुटिया गूंथ के रखती थी, उसे पता होता था कि मैं मैरिड हूँ। बहुत ज्यादा चीजें चेंज हुई है, बहुत हवा पानी चेंज हुआ है, जिसकी वजह से ये रामलीला तैयार हो गई। तलाक मत पूछो भाई साहब, बस पूछो ही मत, कमाल हो गया है। तो अगर कुंडली मिलाने से भी शादियां हो रही हैं तो तलाक का पता चल जाता है उस टाइम पे जब मिल रही है? हमारे पास आती है, हम बता देते हैं। हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, भाई साहब कुछ चेंज कर दीजिए, हमें लड़का पसंद है। अभी हम हमारे चेंज करने से, क्योंकि उन्होंने आगे डिटेल भेजनी होती है, वो किसी से मिलवाएंगे तो वो क्रॉस कर देगा, तो हमें क्या समझाते हैं कि भाई साहब इसमें थोड़ा सा आगे पीछे करके, आपको तो ज्ञान है, कुंडली ऐसी मैच कर दो कि हम भेजें और वहाँ ओके हो जाए। फिर हम कहते हैं भाई ऐसा है, हमारे ऐसे करने से तुम्हारा ठीक हो जाएगा। क्योंकि कुंडली तो नक्षत्रों के हिसाब कुंडली से तो है। खराब है ना। हाँ। तुम अपनी बच्ची से भी धोखा कर रहे हो, क्योंकि बाद में तो दुख पाएगी, ये बाद में राम राम करके आ जाएगी, कोई फायदा नहीं। तो ओरिजिनल बता दो उनको, भाई ये एक प्रॉब्लम है, इसका ये उपाय है, ये रेमेडी है, ये पूजा पाठ है, ये दान पुण्य है, कर लेते हैं मिल करके। आप डुप्लीकेट मत बनवाइए। मैं तो इसका विरोध करता हूँ बहुत ज्यादा। आते हैं तो उन्हें समझा भी देता हूँ कि आप ऐसा काम मत कीजिए, मैं करूंगा भी नहीं। फिर भी कुंडली मिलानी चाहिए, जिनकी मिलती है ना उनकी निभ जाती है। मैंने काफी हद तक पाया है इस बात को, बहुत नहीं 100% पाया है। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि पूजा पाठ करवा के वो चीजें ठीक हो जाती, कितने % ऐसे चांसेस है कि वो ठीक हो ही देखिए जाए? कुंडली बिल्कुल ही नहीं मिल रही है तो कोई पूजा काम नहीं करेगी। हाँ। पूजा भी तब काम करेगी जैसे 60% मिल रही है, हम्म। तो 40 हमने सपोर्ट कर दिया। जी। अगर कुंडली 50% मिलती है तो बिल्कुल उपाय मत कीजिए, नहीं चलेगी शादी। 60, 70, 80% कुंडली मिलान है तो कुछ हद तक गाड़ी वो खींच लेंगे, वो रेमेडी उपाय करके उस ग्रह को बैलेंस करके शादी कर सकते हो। तो रेमेडी जब आप उपाय बता देंगे उन्हें तो उसके बाद आपको लगता है कि डिवोर्स नहीं होगा? हाँ, मैंने काफी उपाय कराए हैं। मैं 30 साल से ज्योतिष कर रहा हूँ। हाँ। तो मेरे पास कई केस ऐसे आए हैं, उन्होंने कहा सर हम लोग शादी करना चाहते हैं, आप बताइए क्या करना चाहिए। तो हम कहते हैं भाई ये तो अभी अर्जेंट तो ये उपाय है, और पूरे जीवन आपको जैसे मंगल खराब है किसी का, भाई फुल लाइफ पति पत्नी दोनों मेरे को वादा करो कि हनुमान मंदिर जाएंगे, प्रत्येक मंगल शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करेंगे, बड़का पेड़ लगाएंगे और जो है गुड़ की मीठी रोटी गाय को खिलाते रहेंगे। आप ऐसा करते रहोगे तो जीवन आपका चलता रहेगा, नहीं तो भैया फिर वकीलों की फीस पूछ लेना कितनी लेते। आचार्य जी, जैसे राम जी और सीता माता के बारे में कहते हैं कि उनके 36 के 36 गुण मिल रहे थे जी, लेकिन प्रॉब्लम वहां पे भी आई थी जी। तो ये कैसे हुआ? देखिए ये बड़ा एक ऐसा सवाल है आपका, ये भगवान के विषय में सवाल है जी। क्षमा चाहते हुए मैं एक विशेष बात बताऊंगा, वो सारी जो लीला थी वो हम लोगों के लिए रची गई थी कि हम लोग उनको देख के अपने कष्ट को थोड़ा कम समझे। सबसे बड़ा विषय तो ये है कि वो मंगली थे प्रभु श्री राम, उनके 7th हाउस में मंगल था, किसी को पता नहीं, मकर राशि का, उनका कर्क लगन कर्क राशि थी। कृष्ण जी भगवान की वरस लगन वरस राशि थी। उनका मंगल ऐसी जगह बैठा था, वो बिछड़ाव योग था उनका, परंतु वो सारा रोल पलक झपकने से पहले वो ठीक कर सकते थे। उनको वनवास जाने की क्या जरूरत थी? 14 साल वो वैसे भी तो हल कर सकते थे समस्या को। मर्यादा पुरुषोत्तम राम साक्षात विष्णु अवतार,
और सीता माँ जगदम्बा, भगवती साक्षात देवी, वो सब कुछ जितना जीवन था वो मानव रूप में आए थे और उन्होंने वो मानव रूप में ही उन्होंने जीवन को जिया। कैसे? उदाहरण तौर पे राजा के पुत्र थे दशरथ के, उन्हें जाके ऋषि की कुटिया में विद्या लेने की जरूरत नहीं थी। उस समय उनके पास क्यों नहीं वो आ गए? जैसे आजकल थोड़ा सा पैसा हो गया तो ट्यूटर घर पढ़ाने आ जाता है बच्चों को, तो उनके महल में भी पढ़ाने आ सकते थे, सिंपल। परंतु वो गए। ये है, इसको समझने का विषय था। तो मंगली होना और मंगल दोष होने के चलते ये सीता जी के साथ बिछड़ाव योग बना था। ये बहुत रहस्यमय विषय है, इसको मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा। इतना जरूर बोलूंगा कि कुंडली होती है, क्योंकि जनक महाराज ने एक शर्त रखी थी, जो धनुष तोड़ेगा उसके गले में माला डलेगी। तो उस समय ये नहीं कहते अपनी अपनी पत्रिका भी लेके आओ साथ में, मेरी सीता के साथ पत्री मिलेगी तो मैं शादी करूंगा, ऐसी शर्त उन्होंने रखी थी। उन्होंने शर्त रखी थी जो धनुष तोड़ेगा उसके गले में माला डलेगी। तो वहां कुंडली मिलवाने का तो उस समय था ही नहीं। पुरुष श्री राम ने धनुष तोड़ा, माता सीता ने गले में माला डाल दी। अब वो कुंडली के कितने गुण थे, क्या प्रॉब्लम थी, किसके ग्रह कहां बैठे थे, ये बड़ा कहना बड़ा मुश्किल है। और कुंडली होती है, ये सच है, और मिलान होता है, ये बहुत बड़ा सच है। तो उस वक्त कुंडली नहीं मिली इसलिए वो बिछड़ गए? हाँ, साइंस एकदम, आप दोनों की कुंडली गूगल से रिसर्च करो, आएगी निकल के बाहर। मैंने कहा गुण को मत देखिए, जो हमें फोन करके लोग कहते हैं ना कि इतने गुण मिल रहे हैं हम शादी कर लें, हाँ। बस वो गुण पे है। 36 गुण वालों का आपने अभी उदाहरण दिया, ये प्रॉब्लम हुई तो 28, 30 और 24 और 26 वालों की तो गिनती नहीं होनी चाहिए। कुंडली मिलाते समय मैं बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से सभी को, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम को, मेरे प्रोग्राम को पर्सनल ज्योतिष और ज्योतिष के जिज्ञासु और ज्योतिष के स्टूडेंट बहुत ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि मैं ज्योतिष पढ़ाता हूं, मैं 6-7 स्कूल में क्लास देता हूं। तो मेरे प्रोग्राम में ना काफी लोग सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि मैं लॉजिक देके समझाता हूं। मैं आपको बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुंडली मिलाते समय कोई भी जातक गुणों पे ना जाए, उसकी 5 चीज मिलाए। अगर वो ज्ञानी है तो 5 चीज मिलाएगा और शादी कर देगा। लग्नेश, शरीर दोनों का, पंचमे संतान, पूर्वजन्म, शिक्षा और संस्कार, पंचम भाव, नवम भाव भाग्य। इन 3 घर का मिलान कर लीजिए। उसके बाद भूल जाइए कितने गुण मिल रहे हैं, कौन से ग्रह कहां बैठे हैं, कोई लेना देना नहीं। सक्सेसफुल शादी होती है 30 साल में। लाखों कुंडली का मैंने मिलान किया, एक भी अकामयाब नहीं हुई। ईश्वर की कृपा कह लो, ज्ञान कह लो, समझ कह लो, उनका विश्वास कह लो, जिसको जो कहना वो कह लो। मतलब आपका कुंडली मेरा अपना पर्सनल, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। हाँ, तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो 100% हाँ, होगी। क्योंकि हम कुंडली मिलाते समय मेरे से तो कई लोग मिलवाते नहीं है। हाँ। जैसे किसी ने 6 कुंडली भेजी, 10 कुंडली भेजी, 20 भेजी और हम ना कर रहे हैं, तो फिर वो भेजना बंद कर देते हैं। वो फिर शादी का कार्ड भेजते हैं सीधा कि आप तो मिलाते तो है ही नहीं। तो क्या करते हैं, शादी का कार्ड भेजते हैं, शादी अटेंड करता हूँ, 2 साल बाद फिर आती मेरे पास, अब ये तलाक हो रहा है, कोई उपाय बताओ। क्योंकि मुझे तो पता है ना इसमें ये प्रोग्राम, हकीकत तो क्या है, सच जानना नहीं चाहते लोग। यहाँ समस्या कहाँ पैदा होती है, मैं एक आपके चैनल से बताता हूँ सभी को, मेरे को बता देना चाहिए जी। कोई भी मेरे संपर्क में है, हाँ। उसने कुंडली भेजी अपने बेटे की, लड़की की कुंडली आई, वो यही नहीं पूछ रहा है कि मेरे बेटे की कुंडली में विवाह का योग है, विवाह चलने का योग है, या इसके ग्रह बहुत खराब तो नहीं है। वो केवल उस लड़की के विषय में जानकारी लेना चाह रहे हैं कि हमारे साथ कैसी मैच है। भलाई वो लड़की की कुंडली बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे ग्रह हैं, परंतु बेटे के विषय में जानकारी नहीं लेंगे कि मेरे बेटे की कुंडली में ग्रहों का क्या योग है, ये निभा पाएगा, ये कमा पाएगा, ये संतान कर पाएगा, ये चला पाएगा, इसके संस्कार कैसे, ये सवाल मेरे से नहीं करते। ऐसे लड़की वाले कुंडली भेज दी, लड़के के विषय में जानकारी ले रहे हैं।
अपनी बेटी की नहीं ले रहे कि तुम्हारी बेटी का विवाह का योग है, या लता मंगेशकर बनना है, या मायावती जी बनना है, या जिनकी शादियां नहीं हुई, मेरे पास तो लाखों उदाहरण है, ये योग तो लेके पैदा नहीं हुई है ये लोग। अच्छा, तो मतलब कुंडली में ऐसा योग होता है विवाह का, सुख शादी का ना होने का भी। अब वो उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूँ, आए दिन हमारे साथ ये बात आती है, सलमान खान कल शादी कर ले चाहे तो, वो जिस उंगली पे रखेगा लड़की पे वो शादी कर लेगी। और फिर ब्याह क्यों नहीं हो रहा उसका? वो उंगली कहाँ चली गई? 60 साल का हो गया। योग नहीं है भाई शादी का, कर कैसे लेगा? राहुल गांधी का उदाहरण देते हैं, अब चाहे अब शादी कर ले, भाई कहाँ चली गई वो योग? अटल बिहारी वाजपेयी जी मर गए, एपीजे अब्दुल कलाम मर गए, बड़े बड़े धुरंधर चले गए हमारे देश के, शादी नहीं हुई क्योंकि योग नहीं था। ये कोई नहीं कहता कि भाई योग है या नहीं है, योग की बात करो, वो चीज होगी तब तो वो चीज आएगी ना। पैसे से कोई लेना देना नहीं। इतने बड़े बड़े सेठ साहूकारों के बच्चे कवारे हैं, 40 साल 45 साल 38। तो मतलब पंडित जी के पास या ज्योतिषियों के पास पहला सवाल जाके यही करें कि हमारी शादी में, मतलब हमारी कुंडली में शादी का योग है कि नहीं। सबसे पहला सवाल, हाँ, शादी का योग है और शादी चलने वाला योग है क्या? शादी करें 6 महीने बाद तलाक हो जाए, वो पहले ही हमें बता दीजिए हमारे ग्रह क्या कह रहे हैं, ये पूछना चाहिए। ये तो कोई पूछता ही नहीं है। अपनी डीमेरिट तो पूछना नहीं है, सामने वो जरा, सबको संस्कारवान लड़की चाहिए। हर सवाल एक करता, जैसे लोग मेरे से बोल देते हैं कोई लड़की बताइए शादी के लायक, बस अच्छी लड़की हो। खुद की बेटी ने तलाक दे रखा है, बेटे के लिए लड़की बहू लाएंगे तो ऐसी लाएंगे कि वो बस पैर धो धो के पिए, और 2 बेटी दोनों घर तलाक दिए बैठी है। अरे आपने अपनी बेटियों को क्या संस्कार दिया था? यही कि उसका घर उजाड़ के आ गई। आप अपने बच्चों को भी संस्कार देके भेजिए ना। बेटे के लिए बहू तो बहुत अच्छी चाहिए, खुद की 2 बेटी घर तो बैठी। मेरा कहने मतलब जो सवाल है वो यह है कि जैसे आप कह रहे कि संस्कार वाली बात, तो वो संस्कारों से उनका घर टूटा या फिर उनकी कुंडली से? सर संस्कार बहुत बड़ा काम करते हैं जी, किसी को भी नहीं पता। ऐसा नहीं है कि मैं लड़के वाले का पक्ष ले रहा हूँ या लड़की वाले का पक्ष ले रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई विषय नहीं। मेरे लिए सामान्य दोनों सेम परिवार है। आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। देखो बच्चों, हम तुम्हारे पसंद की शादी कर रहे हैं, कृपा निभाने का प्रयास करना। तो वहाँ ग्रहों का कोई खेल नहीं है, मतलब वही ग्रह, वही कुंडली मिलान, वही सारी बातें। ये जो लव मैरिज का स्टोरी आपने छेड़ी है, उसका जवाब है आपके लिए। अच्छा, कि लव मैरिज करने वाले भाई निभाने का प्रयास करें, अपने ग्रहों को बैलेंस करें, अपने ग्रहों को दिखाएं किसी विद्वान को, तब आगे आप विवाह मंडप में फेरे लें। तो जिनके कुंडली में शादी का योग नहीं है जी, तो उनके लिए भी कोई रेमेडी है आपके पास? हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल किया आपने। किसी भी जातक का विवाह नहीं हो रहा है, हाँ। तो पहले तो किसी विद्वान के पास जाके यह अध्ययन कराएं कि मेरा मंगल, बृहस्पति और शुक्र, इन 3 ग्रहों की कुंडली में क्या स्थिति है। मंगल रिश्तों का मालिक है, मंगल निभाता है, मंगल डिसिप्लिन है। मंगल के विषय में कभी आपके अगले किसी और एपिसोड में मैं बताऊंगा। मंगल का बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन के अंदर है। ब्लड है, जो ब्लड में चीज चल रही है। पहले लड़का लड़की देखने से पहले उसकी 7 पीढ़ी का संस्कार पूछते थे कि माँ किस घर से आई है, माँ किस खानदान से आई है। लड़की नहीं देखते थे, पहले लड़की की माँ का संस्कार देखते थे, ये किस खानदान से आई है। माँ का जो नेचर होगा लगभग लड़की का नेचर पाएगा, क्योंकि उसने माँ से सीखा सब कुछ घर में रह करके। माँ ने अपनी सास की सेवा की, यानी कि लड़की की दादी की सेवा की है, तो लड़की आगे जाके सास की सेवा करेगी। पहले ऐसे खानदान को देखते थे, अब तो खेल खत्म हो गया, अब तो कोई पूछता ही नहीं है, अब तो सीधा ही हिसाब किताब बना हुआ है। चलिए, समय के साथ हमें भी चलना चाहिए भाई, जैसा समय वैसे साथ चलना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, हम भी समझते हैं इस बात को। तो शिक्षा के साथ साथ में संस्कार दीजिए बच्चों को जी, कि हम तेरी पसंद की शादी कर रहे हैं, तुम थोड़ा देखो। सवाल था कि विवाह के लिए क्या करना चाहिए। जी जी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति का अध्ययन कराइए। विशेष लड़की मंगल और बृहस्पति का विशेष पूजन करे।
मंगल ग्रह बृहस्पति ग्रह का जो भी शांति है साउथ इंडियन पद्धति से, आप अपने वैदिक पद्धति से उसका जाप तप करा करके, उसका व्रत वगैरह करके, दान करके अपने लिए वर देखना चाहिए। लड़के को मंगल शुक्र दोनों का अध्ययन करना चाहिए, शुक्र का दान करना चाहिए। जैसे शुक्र का दान में मिल्क प्रोडक्ट आइटम, दूध से बनी हुई मिठाई, छेने की, रसमलाई, रसगुल्ला, दही, चॉकलेट, इसका दान करें और भगवान को सफ़ेद पुष्प भेंट करें और शिवलिंग पे दही में चीनी मिला के रोज अभिषेक करें तो लड़के का विवाह का योग बनता है। लड़की के लिए विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का बृहस्पतिवार के दिन एक पपीता 2 अनार उनको भेंट करें और साथ में पीले फूलों की माला भेंट करें और बृहस्पति की कथा सुनाएं। और मंगल के लिए हनुमान जी का हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें तो विवाह में जो बाधा आ रही है वो दूर होती है और शादी निश्चित हो जाती है। उसके भाग्य का जहाँ वर छुपा बैठा होता है मिल जाता है उसे। तो मेरे को एक चीज़ समझनी है आपसे, जैसे बोलते हैं कि ये करिए वो करिए, बहुत सारी चीज़ें होती है, ये दान करिए, ऐसा दान करिए, वैसा दान करिए। तो अगर किसी के पास नहीं है उतना, वो कैपेबल नहीं है उतना दान करने के लिए, तो वो क्या करे फिर? तो मतलब वो जिंदगी भर शादी नहीं कर पाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुदरत ने सबके लिए सब कुछ बनाया। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूँ, सबसे बड़ा दान भूमि का दान होता है, उसके बाद सोने का दान होता है, उसके बाद 9 अनाज का दान होता है। हमारे यहाँ ना हर ग्रह का कोई अनाज होता है। जैसे मैंने बृहस्पति मंगल अभी बोला, तो बृहस्पति के लिए चना दाल, मंगल के लिए मसूर दाल या गुड़। तो चना दाल गुड़ रोज गाय को खिलाइए, आपके दोनों ग्रह बैलेंस होने लगेंगे। लड़की का, लड़के के लिए शुक्र हमने बोला, मंगल बोला, तो खोआ और गुड़ या आलू या गुड़ गाय को रोज खिलाइए। बहुत सिंपल उपाय है। उसकी शादी, वो भी कुछ नहीं है तो लड़की जाए किसी मंदिर में साफ सफाई करके आए, और ऐसे ही लड़का जाए किसी मंदिर में, वहाँ की सफाई की व्यवस्था देखे, पोछा झाड़ू लगाए, पैसा नहीं कोई बात नहीं, और वहाँ वर्द लोग जो होते हैं, पंडित जी, संत महात्मा, उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद ले। 6 मंथ के अंदर अंदर शादी हो जाती है। तो आचार्य जी, जो शादी के बाद बड़ा सवाल पैदा होता है वो होता है बच्चों का। जी। तो जब बच्चों का भाग्य और माँ बाप का भाग्य, जी, कितना इन दोनों के बीच कनेक्शन होता है? माँ बाप के भाग्य में संतान का जो सुख है उसके आधार पे उनके यहाँ संतान आती है जी। और बच्चे का जो भाग्य लिखा हुआ है कि भाई इस फैमिली में जाना है और इस परिवार में आपका ये रोल है, और ये प्रारब्ध के कर्मों के आधार पे वो बच्चा प्राप्त होता है। अब वो उदाहरण के तौर पे बड़ा सिंपल कि एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, होते ही बीमार हो जाता है, तो वो माता पिता का कोई ऋण है। वहाँ उतना पैसा हॉस्पिटल में देना, उतनी भागदौड़ करनी, वो ऋण के आधार पे, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे वो ऋण लिखा है, उसे वो लेने के लिए आ गया। या बच्चे का जन्म होते ही माँ बाप के भाग्य चमक जाते हैं। कई कहते हैं कि देखो मेरा बेटा होते ही, बेटी होते ही मेरी जॉब लग गई, मेरे को गाड़ी मिल गई, मकान मिल गया, ये मेरे लिए बड़ा लक्की है। तो हमारा ने सारा खेल तो प्रारब्ध पे डिपेंड करता है, तो उसके आधार पे बच्चे का भाग्य माँ बाप से जुड़ा होता है। जी जी जी। तो जैसे संतान सुख की प्राप्ति कई लोगों को नहीं होती है। जी जी। तो उसमें कितना इन सब चीजों? हाँ, संतान के लिए बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए आजकल तो एक और नई वही बातें आ गई निकल करके, 100% सबके भाग्य में संतान नहीं होती है जी। और संतान होना हो तो देखिए नहीं, मजदूरों के यहाँ तो कुछ मतलब ही नहीं है, हर साल एक बच्चा तैयार हो रहा है। हाँ। और बड़े बड़े लोग, वो डॉक्टरों के लाइन लगी पड़ी है आजकल, कौन से वो कैसे करके बच्चा आजकल तैयार हो रहा है। ये हमारा प्रारब्ध भी है, कर्म भी है, और इस जन्म के कर्मों का फल भी है। मैंने कई जगह देखा है, कुंडली का एक टॉपिक में निकाल के देता हूँ सभी के लिए। किसी भी जातक का 5म भाव और 4th भाव अगर गड़बड़ है, या वहां कोई क्रू ग्रह बैठी है, उसे कोई क्रू ग्रह देख रही है, तो संतान विलंब होती है। कईयों का मिसकैरेज बहुत होता है, सुनते रहते हैं कि ये हो गया। उस जातक का पंचमेश का स्वामी अष्टम में बैठा होता है 101%। आप कुंडली निकाल के देखिए, वो जातक पति पत्नी दोनों महाकाल जाकर के महाकाल के दर्शन करें, क्योंकि 8वां घर मृत्यु का होता है।
तो महाकाल जो है ना मृत्यु को हरने वाले हैं, वहां जाके उनका अभिषेक कराएं, उनको दूध जो भी वहां का विधान है उनको भेंट करें। और मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम वाले लोग महाकाल के 1 साल में हर महीने दर्शन करें, विशेष अपने जन्म नक्षत्र वाले दिन करें। जन्म नक्षत्र का अर्थ ये नहीं जन्मदिन, हर इंसान का किसी न किसी नक्षत्र में जन्म हुआ है। वो जो जन्म नक्षत्र है वो किसी पंडित जी से पूछ ले कि मेरा किस नक्षत्र में जन्म हुआ है। उस दिन वो पति पत्नी दोनों जाएं, महाकाल के दर्शन करके आएं, निश्चित गर्भ में संतान तैयार होती है और बच्चा कंप्लीट होके आता है। तो ये महाकाल के दर्शन करने चाहिए। पंचम भाव संतान का है, इसको अच्छे से अध्ययन कराइए, इसकी रेमेडी कीजिए और संतान का सुख पाइए। जी, तो आजकल जैसे लोगों का करियर के ऊपर बात करते हैं हम, तो लोग मेहनत तो पूरी कर रहे हैं जी, लेकिन वो अपनी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो पाता है? देखिए बिजनेसमैन के लिए बात करते हैं पहले। हाँ। व्यापारी वर्ग, उनको हमेशा है ना अपना बुध ग्रह का अध्ययन कराना चाहिए कि हमारा बुध कहाँ बैठा, कितने डिग्री का बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है। बुध 6-8-12 में तो नहीं पड़ा है, बुध किसी पाप ग्रह के साथ तो नहीं संबंध बना रखा, तो वो व्यापारी तरक्की नहीं करता। उसको हमेशा बुध को बैलेंस करना चाहिए। और जॉब वालों के लिए, प्राइवेट वालों के लिए शनि अपना बैलेंस रखें। शनि ही प्राइवेट जॉब का मालिक है, किसी भी तरह की प्राइवेट जॉब शनि का काम है। अब बहुत बड़े उद्योगपति को अगर मैं देखूं जो विश्वविख्यात होते हैं, जैसे अंबानी है, टाटा है, बिरला है, जो 1000 करोड़ का मालिक है, 2000, वो साथ में बुध के साथ अपने शनि को भी चेक करें। शनि ही सबसे बड़ा व्यापारी बनाता है, सबसे बड़ा बिजनेसमैन अकेला शनि ग्रह बनाता है। तो बुध बैंक बैलेंस है और शनि हमारे कर्मदाता हैं, व्यापार के हेड लीडर हैं। 2 ग्रहों को, उस व्यापारी को और प्राइवेट जॉब वालों को बैलेंस करने, शनि और बुध को। अब आते हैं सरकारी जॉब। सरकारी जॉब के लिए 101% सूर्य और मंगल, 2 ग्रह। मंगल हमारे डिफेंस का मालिक, आर्मी, मिलिट्री, IAS, IPS, पुलिस, जितने भी सर्जन, डॉक्टर हैं, जो भी हैं, ये बिल्डर हैं, इनके लिए मंगल का बैलेंस रखना चाहिए। और साथ में सूर्य क्या, भास्कर भगवान, ये भारत सरकार का हेड डिपार्टमेंट। तो मंगल सूर्य को गवर्नमेंट वाले अपने बैलेंस रखें, हमेशा वो सुखी रहेंगे, कभी उनको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो गुरुजी जैसे कि कुंडली से हम ये पता कर सकते हैं कि किस फील्ड में हमें करियर बनाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कुंडली सब कुछ है सर, मैंने शुरू में ही बताया। आप पत्रिका रखिए, एस्ट्रोलॉजर खुद बताएगा कि आपका ये काम है और आप ये काम करते हैं और इसी काम में आपको तरक्की मिलेगी। अगर एस्ट्रोलॉजर के मुताबिक आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो ये मान के चलिएगा कि आप गलत हैं, आप सही दिशा में कदम नहीं रख रखा, वो काम आपके लिए नहीं बना है जो आप। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने देखा है, सुना है कि उसकी चाय बहुत बिक रही है और बगल में 2 चाय वाले और बैठे हैं, वही दूध है, वही चाय, वही चीनी है, वही जगह है, उसकी क्यों लाइन लग के बिक रही है? भाई उसके ग्रह उस काम के लिए थे। एक्टिंग सभी करते हैं बॉम्बे में, सबकी फिल्म तो फेमस नहीं होती है। हाँ। कई तो सीरियल तक नहीं पहुंच पाते हैं, सीरियल फेल हो जाते हैं। भाई तुम्हारा एक्टिंग का रोल नहीं, तुम तो जबरदस्ती छलांग लगा गया। हाँ, जबरदस्ती। जिस चीज आपकी ग्रह और जिस काम में आपकी रुचि हो, रुचि वाला काम, मन वाला, मन से आपका आर्ट है, आपको मन है कि मेरे को जो है ना कटिंग करने का काम सीखना चाहिए, पार्लर चलाना चाहिए, भूल जाइए लोग क्या कहेंगे। आपकी 1 नहीं 100 पार्लर तैयार हो जाएंगी अगर आपके ग्रह, आपकी रुचि वहां पर है। मैं ग्रहों के आधार पे काम सबको बताता हूं कि आपके ग्रह भाई ये हैं, इतने नक्षत्र इस तरह के लेके बैठे हैं, आप ये काम कीजिए। जैसे किसी भी जातक का उदाहरण देके मैं बताता हूं, आपके प्रोग्राम को लोग सुनेंगे, अपनी कुंडली निकाल के देखेंगे क्या ये योग है क्या। किसी भी जातक का अष्टम भाव में राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, शनि बैठा हो जी, उस जातक को बिना मेहनत का काम करना चाहिए, मेहनत ही नहीं करनी चाहिए और शाम के समय जाके काम करना चाहिए। जैसे टेंट का, लाइट का, डेकोरेशन का,
रेस्टोरेंट, ये रात को चलते हैं, बार बार रात को चलते हैं। वो आदमी नाइट का काम करे और दिन में आराम करे, वो इतना बड़ा आदमी बनता है कि वो उसको लोग पूछते हैं भाई क्या किया तूने ऐसा, तू इतना आगे निकल गया। किसी का लगन में विस्पति, पंचम में विस्पति या दसम या नवम भाव में विस्पति, उसको एजुकेशन का काम करना चाहिए। कोई सेंटर खोल ले, कोई बच्चों को पढ़ाने का काम कर ले, कोई स्कूल खोल ले, वो दिन रात उनकी चौगनी करता चला जाता है। ऐसे ही बुध है, बुध किसी का बहुत बढ़िया बैठा है तो बैंक की जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए, कवि बनना चाहिए, लेखक बनना चाहिए, राइटर बनना चाहिए, छपाई का काम करना चाहिए। बुध वाणिज्य कर विभाग का मालिक है। आप अपनी ग्रहों के आधार पर अपना काम चुनिए, आप जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, मेरी गारंटी है। पहले तो अध्ययन कराएं, हमारी कुंडली में हमारे ग्रह विशेष क्या कह रहे हैं, उसके आधार पे अपना काम, जो किसी का मंगल बहुत बढ़िया है, मकर राशि का, मेष राशि, वृश्चिक राशि का, लग्नेश, पंचमेश, नवमेश है, आर्मी, मिलिट्री, डिफेंस, IAS IPS की तैयारी कीजिए और साथ में जो है पुलिस की तैयारी कीजिए, और अगर आपका डॉक्टर फील्ड है तो सर्जन बनने की तैयारी कीजिए। 100% आपको सफलता मिलेगी। मंगल बहुत अच्छा है। आप कुछ नहीं करना चाहते तो प्रॉपर्टी डील का काम कर लीजिए, बिल्डिंग बनाने का काम कर लीजिए, आप दिन रात उनकी चौगनी करेंगे। ये अध्ययन कराने के बाद ही आपको पता चलेगा। नहीं, जैसे कि आजकल तो बच्चे क्या करते हैं 10वीं 12वीं के बाद ही ट्राई करते हैं कि नहीं मुझे तो इस फील्ड में ही जाना है जी, तो उन्हें तब तक तो कुंडली का इतना पता नहीं वो होता। परेशान होते हैं। अच्छा, आज पढ़े लिखे बच्चे मैकडोनल्ड में पोछा लगा तो रहे। हाँ ये चीज तो माँ बाप को पहले उनकी कुंडली हाँ, दिखानी चाहिए, बिल्कुल दिखानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ साइंस, विज्ञान है, ज्योतिष, इसका लाभ उठाइए। पहले तो बहुत बड़ी मुश्किल होती, कोई विद्वान कहीं बैठा होता था। आजकल तो इस फील्ड में बहुत लोग आ गए हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छी नॉलेज है। आप सलाह लीजिए, आपके आसपास में कोई एक्सप्लोजर है तो आचार्य जी अब पॉलिटिक्स की तरफ थोड़ा रुख करें। जी। तो भारत की स्थिति 2026 में कैसी रहेगी? बहुत मतलब मेरा कहने का मतलब कुछ फेरबदल जी हो सकता है लीडरशिप में? जी 2026 अगर मैं देखूं तो ये सूर्य का साल है जी। 2 2 4 और 6 10 10 का मूलांक 1 आया, 1 सूर्य है। हमारे देश की जो राजनीति है वो तो ऐसे ही चलेगी, उसमें मेरे को कोई बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं नजर आ रहा है। थोड़ी सी गलत काम करने वालों को परेशानी बढ़ेगी कि सूर्य जो है राजा है और राजा सजा दिए बिना रहता नहीं है। तो इस साल कुछ बड़े मिनिस्टरों की पोल खुल सकती है, किसके पैसे कहाँ लगे हैं, कौन अंदर खाने में क्या कर रहा है, ये कहानी इस साल बन सकती है। तो मतलब बाकी पार्टी जो भी है वही अभी चलेगी, सरकार वही चलेगी, सरकार को कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही जी। कुछ वैसे और समस्याएं पैदा हो सकती है। तो मतलब करप्शन के केसेस खुल सकते हैं? हाँ, वो हो सकते हैं, कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम भी आ सकती है। अच्छा। कोई मिनिस्टर स्वास्थ्य की दृष्टि से अचानक डेथ हो जाना, ये मैं देख रहा हूँ, ये जरूर कुछ ना कुछ होगा। 2026 अभी शुरू हुआ है, फरवरी चल रहा है, अभी 10 महीना और है। मैं आगे भी आपके एपिसोड में आऊंगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपने ये मुझे बताया था। तो किस महीने में आपको लग रहा है कि थोड़ा ये चीजें हो सकती हैं? ये ज्यादातर मुझे 15 फरवरी से लेके और 15 मई तक कुछ 5 ग्रहों का योग एक ही राशि में बना हुआ है। जैसे कुंभ राशि में राहु, वहीं पे मंगल, वहीं पे सूर्य, वहीं पे बुध, वहीं पे शुक्र है। तो ये 5 ग्रहों का जो योग बना हुआ है, ये कोई तगड़ा खेल खेल के जाएंगे, कुछ बड़ा होगा। क्या होगा बड़ा मुश्किल है, ग्रहों के आधार पे कुछ बड़ा होना है। तो आपका कहने का मतलब है कि जो लीडरशिप अभी है वही रहने वाली हाँ, है? वही है। क्योंकि बहुत सारी मैंने पॉडकास्ट वगैरह देखे हैं तो उनमें हर कोई यही कह रहा है कि शायद चेंज हो जाएगी। नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं। कब तक ये रह सकती? मोदी जी की मंगल की महादशा चल रही है जी। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि, और मंगल की महादशा अभी उनकी चल रही है। उनका महापंच पुरुष रुचक योग, लक्ष्मी नारायण योग और काफी योग उनकी पत्रिका में हैं। तो अभी राहु की दशा आएगी उनकी 2027 में। 2027। राहु उनका पंचम भाव में बैठा है, ऐसे
मैं उसे बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा कि जो मेरे पास उनकी डिटेल उपलब्ध है उसके आधार पे ही मैं बता पा रहा हूँ। अब जन्म के समय तो हम वहाँ थे नहीं कि उनका कब जन्म हुआ, जैसा उन्होंने डाल रखा है गूगल पे, जो भी हमें बता पा रहा है उसके आधार पे उनका जो राहु पंचम का आएगा वो उनके लिए कुछ खतरा साबित करेगा। अब वो एक बुद्धिजीवी आदमी है, समझदार हैं, वो हर देवता के माथा टेक रहे हैं, हर धर्म स्थल पे जा रहे हैं जी। किसी भी कंट्री स्टेट में जाते सबसे पहले वहां का मंदिर खोजते हैं। तो वो जो कर रहे हैं तप तपस्या पूजा, उससे हो सकता है वो बचें, और हो सकता है अंदर खाने में उनके कोई अनुष्ठान चल रहे हों, कोई पूजा पाठ विशेष चल रही हो, क्योंकि वो काफी विश्वास करते हैं भगवान के ऊपर। तो वो मैं कह नहीं सकता, परंतु राहु उथल पुथल उनके लाइफ में करेगा, क्योंकि राहु क्या है, विदेश, और विदेश वो बहुत जाते हैं। हाँ। तो कोई पोल उनकी, कोई प्रॉब्लम उनकी विदेश से खुलेगी, वो उनके लिए जान को आफत बन सकती है, यानी मुसीबत। उस पीरियड में हो सकता है उनको कुछ समस्या हो, तो मैं कह नहीं सकता हूं, परंतु वो कर रहे होंगे, बहुत समझदार व्यक्ति होंगे। मतलब जो भी उन्हें प्रॉब्लम होगी वो विदेश से ही होगी, विदेश देश के अंदर से कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसी बात उनकी बाहर से निकल के आएगी कि इंडिया में कोहराम मच सकता है। अच्छा, जैसे अभी एप्स्टीन फाइल वगैरह है, वैसा कुछ या कुछ अलग? कुछ अलग होगा, कुछ बड़ा होगा, बड़ा आदमी है, छोटे के लिए छोटी चीजें होती हैं। किसी के लिए 10 का नोट गिर गया, हाँ जी, उसके पसीना आ गया क्योंकि उसकी जेब में 10 रुपए थी, जी जी और किसी पे करोड़ों रुपए हैं जी। और 10,000 का नोट गिर जाए या 10,000 रुपए गिर जाए तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अलमारी में करोड़ों रखे हैं। तो मोदी जी बड़े आदमी है, कुछ बड़ा होना है, छोटा नहीं हो। तो मतलब उनके लिए ये प्रॉब्लम, उनका दोस्त जो है मिस्टर ट्रम्प, वो तो नहीं है? देखिए, राहु मैंने कहा ना विदेश है, जी राहु क्या है, दूसरी कंट्री है, कटा हुआ है ना, अलगाव, वो अलग करता है। राहु केतु का काम है अलग करना, तो कुछ कहानी उनके लिए बन सकती है। और जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी हैं, उनका अच्छा समय कब तक शुरू हो सकता है? देखिए, राहुल जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, जी पर्सनल मैं उनको जानता हूँ। राहुल जी, काफी लोग सबने उनको पप्पू पप्पू कह के उनकी ब्रांड मट्टी कर रखी है, जी। जबकि कोई ये नहीं जानता कि राहुल जी 3 प्रधानमंत्री के घर में जन्म हुआ है। वो साधारण इंसान नहीं है, और सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो साधारण ना है या है लोगों की नजर में, वो फाइट बहुत बड़े आदमी से कर रहे हैं। वन पीस अकेला बीजेपी का विरोध पूरी ताकत और एनर्जी के साथ, उसे साधारण आदमी मत गिनिए, कुछ है तभी फाइट कर रहा है ना। हाँ, अलायंस भी है, लेकिन अलायंस भी तो टूट रहा है उनका ना। अब आते हैं राहुल जी के ऊपर ही। राहुल जी की जो पत्रिका है वो मेरे पास स्पष्ट नहीं है, परंतु उनके ग्रह अब आने वाले सुधर रहे हैं। एक उदाहरण छोटा सा देता हूं। जैसे वो जमीन से जुड़े तो उनकी सीट बढ़त में आई, क्योंकि पैदल चले। उन्होंने अपना केतु और राहु दोनों ठीक कर लिए पैदल चल के, और जैसे हवाई जहाज में केक काटी थी वो बर्बाद हो गए थे। अब वो जमीन से जुड़े, आम पब्लिक के बीच में जाए, आम लोगों की समस्या को समझें, तो प्रधानमंत्री बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये लोगों की भूल है, वो साधारण इंसान नहीं है, उसके कुंडली के ग्रह भी बहुत बलवान है। वर्तमान में शायद उनकी राहु की दशा चल रही है इस वक्त, थोड़ा है परेशानियां, करता है राहु, संघर्ष कराता है, तो संघर्ष खत्म हो जाएगा। राहुल जी बहुत अच्छे इंसान है। मतलब अगर और पद यात्रा करे तो उनकी सीटें और बढ़ सकती हैं। वो पब्लिक के बीच में आए। जी। मोदी जी की स्टोरी किसी को पता ही नहीं, वो आदमी क्यों आगे बढ़ गया। उसने रियल हिंदुस्तान के फंडे को ले लिया कि ये भगवान को मानते हैं, तुम भगवान के कामों में दिमाग लगाओ, पब्लिक को जोड़ दो। और हिंदी को ये समझते हैं, विदेश में जाके भी वो हिंदी में बात करते हैं। मनमोहन सिंह जी क्यों फेल हो गए थे, वो लाल किले पे भी इंग्लिश बोल रहे हैं, वैसे भी इंग्लिश हमारे देश के अंदर 90% आदमी नहीं जानते।
और जान भी गए तो वो समझ नहीं पा रहे हैं। जी। और इनके पास हिंदी और बोलने का जो शैली है वो बड़ी जबरदस्त है। लोग मोहित होते चले गए। ईश्वर की कृपा से इनका धन्यवाद, इन्होंने राम मंदिर बनाया, 370 भी हटाए, 370 हटा, काफी अच्छे काम किए हैं, मैं इनकी सराहना करता हूं, ऐसा नहीं, परंतु राहुल जी को भी हल्के में ना लें। तो आने वाला टाइम किसका, बीजेपी का कि कांग्रेस का? अभी तो हवा बीजेपी की है। कब तक? मुझे लग रहा है एक मौका और बीजेपी को मिलेगा। उसके बाद कांग्रेस की बारी। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, कांग्रेस ने 70 साल में काम किया है, तभी तो देश है। लोग कहते कुछ नहीं किया तो फिर ये सब कैसे चल रहा है? तो क्या लगता है कि कांग्रेस अपने दम पे आएगी या फिर वही अपने दम पे आएगी? इंडिया अलायंस वाला? नहीं, ये अपने दम पे ही आए एक दफा तो अच्छा है, मेरा तो ये अनुभव है, और आएगी, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी। तो राहुल जी का आने वाला टाइम अच्छा है। हाँ। तो योगी जी के बारे में बात करें तो योगी जी का टाइम कैसा है? योगी जी एक महात्मा के साथ में एक स्टेट के सीएम है जी। काफी सज्जनता उनके चेहरे पे झलकती है, जब मैं उन्हें देखता हूँ, सुनता हूँ, तो बहुत कुछ उनसे हमें सीखने को मिला। डिसिप्लिन और जो ऑर्डर पावर है वो मेन रोल अदा उनकी करती है। आज यूपी स्टेट काफी तरक्की कर रही है, उसका हमें स्वागत करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। तो जैसे कि बीजेपी के आप कह रहे हैं कि एक टर्म और, हाँ, तो उस टर्म में पीएम मोदी जी ही रहने वाले हैं या योगी जी के कोई नहीं, चांसेस पीएम मोदी जी तो नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे? कब तक आपको लगता है कि वो पीएम रह सकते हैं? और बस ये वाला पूरा रोल अदा करेंगे, ये वाला पूरा टर्म उनका लोग खींच लेंगे। हाँ, क्योंकि बहुत सारी हमने सुनी है कि 26 में छोड़ देंगे या 27 नहीं, में छोड़ देंगे। छोड़ेंगे नहीं वो, अच्छा। ना ना, छोड़ने वालों वक्त ही नहीं है, बहुत पावरफुल आदमी है और उनका हो रहा एनर्जी ये गिरा टर्म बहुत पूरा बड़ा। करेंगे मतलब? हाँ, ये कर लेंगे। ठीक है। और अभी जैसे कि बंगाल इलेक्शन आ रहे हैं, तो उधर का क्या दिखता है आपको? बंगाल में कुछ ना कुछ बीजेपी की स्थिति सुधरेगी, सुधरेगी या आ जाएगी या सिर्फ आनी बड़ी मुश्किल है, आनी बड़ी मुश्किल है, सुधरेगी। जैसे 50 सीट है तो 100 सीट हो सकती हैं, अच्छा 10, 20, 50 सीट बढ़ के आएंगी, जी। घटेंगी नहीं, मेरी गारंटी। तो ममता दीदी फिर से आ जाएंगी? हाँ, आ सकती है, वो वहाँ की पब्लिक की चॉइस है दरअसल, जी जी। वहाँ के लोग उन्हें चाहते हैं, चाहत वाली बात होती है वहाँ पे पार्टी बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसा हम देखते हैं टीवी वगैरह में। क्योंकि बंगाल में बहुत सारे अभी प्रोटेस्ट वगैरह हुए, हिंदू मुस्लिम और ये सारी चीजें भी हुई, तो उनसे ममता जी की छवि पर कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ममता जी की वहाँ लोकल जो पब्लिक है, जो आम नागरिक है ना, वो उनको लाइक करता है। अब क्या है ईश्वर जाने। तो आपके पास ममता जी की कुंडली है? नहीं, इनकी मेरे पास पत्रिका नहीं है, नहीं तो मैं तो आज आपको बताता। अच्छा, तो कौन से राजनेता ऐसे हैं जिनकी कुंडली आपके पास है अभी? मैंने किसी एपिसोड में एक में बोला था केजरीवाल जी के लिए जी। कि केजरीवाल जी जो मकान नया बना रहे हैं, इसमें इतना बड़ा वास्तु दोष डाल देंगे कि बर्बाद हो जाएंगे, और लास्ट में हो गए, खेल ही खत्म हो गया। जबकि 100 की 100% दिल्ली की जनता उनको चाह रही थी, तब ये हाल हुआ है। ग्रह होते हैं, वास्तु होता है, काम करता है। उनका भी बृहस्पति में राहु चल रहा है, लास्ट राहु उनको ले गया जेल, फिर लास्ट में हरा करके बैठा दिया कहीं कोने में। तो ग्रह होते हैं, ग्रह बलवान होते हैं, ग्रह सब करते हैं। तो आचार्य जी, अब हम पॉडकास्ट के अंत की तरफ आ रहे हैं जी तो, लेकिन एक सवाल जो है, धन प्राप्ति जी कैसे लोगों को धन मिले? जी, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो देखिए, किसी भी विद्वान को अपनी पर्सनल पत्री अध्ययन कराएं कि हमारी कुंडली में धन का क्या एक लेवल है, जी। कहां तक पहुंच पाएंगे। उसके बाद भी पत्रिका नहीं है तो मैं सभी धर्म के लोगों से, सभी जातक के लिए एक उपाय मैं हमेशा लिखता हूं। पहले अपने धर्म का पालन करें, जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है। उसके बाद दान है ना, वो हर धर्म में है, हर धर्म में गरीब लोग हैं। आप अपनी नेक कमाई में से 1%, 2%, 5% रोज दान करें। आपकी इनकम ₹1,00,000 महीना है तो 1% से 1,000 रुपए बने। 1,000 रुपए का आप आटा खरीद लीजिए, चावल खरीद लीजिए, 1,000 रुपए का आप गेहूं खरीद लीजिए। आप कुछ भी नहीं तो
पक्षियों को अनाज डालना शुरू कर दीजिए। 30 रुपए रोज का अनाज डालिए, 1000 रुपए आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जो आदमी दान करता है, दानम दुर्गति नाशनम विश्वासम फलमदायकम, आप श्रद्धा पूर्वक अपनी कमाई का 1%, 2%, 5% दान करें। एक अचूक उपाय है ये, जो करता है वो पाता है। और जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उस धर्म के प्रति आप वफादार रहें। आप हिंदू हैं, आप नित्य नेम मंदिर जाएं, भगवान जी के दर्शन करें। कुछ नहीं, 1 लोटा जल आप शिव जी भगवान को भेंट कीजिए और दोनों हाथ ऊपर खड़े करके भगवान से पूर्व जन्म के अपराधों की माफी मांगिए। दरअसल होता क्या है कि हम पूर्व जन्म के अपराधों की माफी कभी नहीं मांगते हैं और भगवान का धन्यवाद नहीं करते हैं कि ये धन्यवाद प्रभु, आपने अपने यहाँ बुलाया मुझे और मेरे पूर्व जन्म के अपराध माफ कर दो। अगर मैं कहीं ना कहीं सहन कर रहा हूँ समस्या को, तो उसको कष्ट को हल्का कर दो और मेरे भाग्य का धन जो लिखा है मेरे भाग्य में, उतना मुझे सरलता से मिल जाए। जो एक्स्ट्रा मांगते हैं तो भगवान फिर लोन देते हैं, किसी जन्म का उठा के दे दिया, फिर उस जन्म में उसको पैसे की प्रॉब्लम रहेगी। तो भगवान से लोन कभी ना मांगे, भगवान से प्रार्थना करें मेरे भाग्य का जो है और जो आप देना चाहते हो वो मुझे सरलता से दे दे। आप देखिएगा, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, 1 लोटा जल शिवलिंग पे रोज चढ़ाएंगे और अपनी कमाई का 1%, 2%, 5% दान करेंगे जी। निश्चित आपके पास धन का आना आगमन शुरू, आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप खुद जिम्मेदार हैं ईमानदारी के लिए कि मैं कितना कर रहा हूं और मैं कितना सही कर रहा हूं या कितना गलत कर रहा हूं। तो आपसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा मेरे विषय में कौन जानेगा और आपसे ज्यादा आपके विषय में कौन जानेगा। तो बड़ी श्रद्धा पूर्वक दान करना चाहिए। ये धन प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है इस घोर कलयुग में। सबसे फास्ट गति से अगर कोई चलता है तो वो दान चलता है। तो दान करना चाहिए बिना किसी समस्या के। जी, ये 2026 में कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं? 2026 में सबसे ज्यादा जो धन आने का योग है वो धनु राशि का है। जी। सेकंड में मई जून के बाद सिंह राशि, कुंभ राशि और धनु का तो पूरा साल ही रहेगा, उससे बढ़िया तो साल ही नहीं किसी के लिए भी। और थोड़ा सा मेष राशि वालों का, ये 4 राशि वाले हैं जिनका पूरा साल बढ़िया। जो इस एपिसोड को सुन रहा है वो अपनी जन्म पत्री निकालें, क्या उनकी ये 4 राशि हैं, मेष, सिंह, धनु और कुंभ। ये राशि वाले पूरे साल ऐश करेंगे। अगर ये ओरिजिनल राशि है और नाम वाली राशि है तो भी अपने काम और अपने फील्ड में उनको तरक्की जरूर मिलेगी। और किन राशियों को इस साल सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा बच के रहना चाहिए? बाकी 8 राशि को बच के रहना चाहिए। बच के रहने का मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा सिस्टम वाइज समय को निकाल लेना चाहिए। मतलब कुछ होता है ना हाँ। कि मेरा सही चल रहा है, एकदम डाउन चला गया। हाँ, ये तो ऐसी कुछ राशियां हैं कि जिनका थोड़ा बुरा समय शुरू हो सकता है टाइप? अभी चल रहा है खराब, मैं बता देता हूँ जी। कुंभ राशि का, सिंह राशि का ये 2 राशि और थोड़ा सा मीन राशि का जी। अभी चल रहा है इस वक्त एट प्रेजेंट। तो इनका कब तक सुधरने के योग? मई के बाद, तो मई से शुरू होने वाला सही और धीरे धीरे उधर जितना जाएंगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, ये बल्ले बल्ले होते चले गए। तो साल के अंत तक इनका हाँ, सब खूब सेटल हो जाएगा। सारी समस्या का हल कर लेंगे। 2026 का लकी कलर कौन सा रहेगा? 2026 में अगर लकी कलर की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से वो कलर यूज करें जिसका नाम नहीं हो। ऐसा कौन सा? बिल्कुल लाइट कलर। अच्छा। और सबसे पावरफुल ग्रह कौन सा है 2026 का? सूर्य। सूर्य। जो अभी इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, तो आप बता सकते हैं कि 2026 में गोल्ड या रियल एस्टेट में किस जगह इन्वेस्ट करना ज्यादा सही रहेगा? देखिए 2026 में कॉपर जी। और गोल्ड और सिल्वर तीनों का ही मूल्य रहेगा। कॉपर क्या है? सूर्य की धातु। जी। कहाँ रातों रात रेट बढ़ा है। सोना भी सूर्य से हम देखते हैं, सोने में सूर्य और बृहस्पति दोनों ग्रहों को वास देखते हैं। तो बृहस्पति अतिचारी रहेगा, इस साल में 3 दफा अपना घर बदलेंगे, आगे पीछे होते रहेंगे, तो सोना को ले जाएंगे 2 करोड़ के ऊपर। चांदी का तो कहना ही क्या है, अभी पीछे आप सब ने चांदी का देखा, 4 लाख पार कर गई थी। फिर डाउन। चांदी वापसी 2026 में 7 के आसपास बिकनी है।
संयम रखें, किसी भाई ने ले रखी है थोड़ा सा तसल्ली रखें, समय का वेट करें, चाबी और- अच्छी रहेगा रेट। एक आखिरी सवाल कि आम आदमी 2026 में कौन सा ऐसा उपाय करे कि वो तरक्की कर ले? बहुत बढ़िया। 2026 में सभी जनजाति जीव, पुरुष स्त्री जो भी किसी भी धर्म से है, जी। वो मेरे 3 काम करे जो मैं बता के आज आप इस छोड़ी से जा रहा हूँ, और उनसे पूछना 1 साल बाद कि भाई हमारे आचार्य जी ने हमें ये उपाय बताया था हमारे एपिसोड में, कैसा रहा। सुबह सूर्य उदय से पहले उठे, एक नियम, नित्य नेम गेहूं और गुड़ अगर वो दान करे, भाई हिंदू धर्म से है तो गाय को खिला दें, किसी और धर्म से है तो पक्षियों को डालें जी। या गुड़ वाली मीठी रोटी खिलाएं। और सबसे बढ़िया उपाय यह है कि सूर्य का साल है, दिन में फिजिकल रिलेशन ना बनाए। और बहुत सफलता चाहते हैं, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, तो रविवार के दिन नमक ना खाएं। 4 उपाय करें, चारों में कहीं कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, वो इतना बेहतरीन अपना साल कर लेंगे, इतना बेहतरीन समय काटेंगे कि कहेंगे कि इससे बढ़िया साल ही नहीं था। तो ये जो उपाय आपने 4 बताए, ये 2026 के लिए हैं या जिंदगी भर के लिए? ये अगर बड़ा आदमी बनना है, बहुत फेमस व्यक्ति, सूर्य क्या राजा, जी। सूर्य चमकता है, जी। जब सूर्य को कोई ठीक कर लेता तो वो आदमी चमकने लगता है, बिना मेकअप भी मेकअप जैसा लगता है। सेलिब्रिटी और बहुत बड़ा आदमी बनना, जहां खड़ा हूं वहां लाइन लग जाए, आप कुंडली निकाल के देख लीजिए, उनका सूर्य बढ़िया है। कोई भी अपनी चेक कर ले, हमारी ये शर्त है पहली, उनका सूर्य मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि का होगा, लग्नेश, पंचमेश, नवमेश में होगा। मेरी गारंटी है, आप अपनी पत्री अध्ययन करें और मेरे को देखें कि मैं आपको कितनी सही बात बता पा रहा हूं। जी। सूर्य को ठीक रखिए, विश्वविख्यात आदमी बन जाता है, विश्व में जाना जाता है उसे कि ये बंदा है कुछ। अकेला सूर्य, और सूर्य का साल है, और सूर्य के 4 उपाय हमने बताया। सबसे बड़ा उपाय यह है कि संडे के दिन नमक ना खाएं, सूर्य उदय से पहले उठ जाए, और गेहूं और गुड़ का दान करते रहें, और ब्लाइंड लोगों को भी कुछ ना कुछ खिलाते रहे, ये भी सूर्य का ही उपाय है। और दिन में फिजिकल रिलेशन ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने अपना समय दिया। जी जी।